हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अजीत डोभाल को लेकर बहुत बड़ा एक झूठ बोला दोस्तों, जिसकी पोल पट्टी खुद अमेरिका की अदालत ने खोल दी है। बताएंगे वो कौन सा बड़ा झूठ बोला इस आतंकी पन्नू ने। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के लिए नासूर है ईरान, बलूचिस्तान में कर रहा डबल गेम। कुलभूषण जाधव से लेकर RAW हामिद अंसारी तक बहुत बड़ी चाल चली है दोस्तों ईरान ने। अब बलूचिस्तान को लेकर भारत से जोड़ने वाला है बड़ा कनेक्शन। बताएंगे ईरान का डबल स्टैंडर्ड, डबल गेम। साथ ही साथ बताएंगे बांग्लादेश में भारत का चलेगा सबसे बड़ा दाव। यूनुस से आगे है उसकी नजर। दिल्ली में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने मानी हिंदुस्तान की ताकत। बताएंगे क्या कहा हिंदुस्तान को लेकर। तो वहीं भारत में भी बवाल मचा है। चिकन ने कॉरिडोर को लेकर यूनुस के बयान के बाद भारत के भी नेताओं ने दे दिया है तगड़ा वाला जवाब। किसी ने कहा हम लोग बांग्लादेश को तोड़कर समंदर तक अपना रास्ता बना सकते हैं, तुम कौन हो हम तुम्हें नहीं जानते। किसी ने कहा याद रखना भारत तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में यूनुस के उस बयान के बाद भारत में माहौल गर्म है। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर क्या 2028 का अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव होगा, डोनाल्ड ट्रंप बनाम ओबामा, क्यों अचानक छिड़ गई ऐसी बहस। दोस्तों एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस को माफी मांगना चाहिए उस बयान को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और साथ ही साथ सभी लोग कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने अजीत डोभाल को लेकर बोल दिया सबसे बड़ा झूठ। अमेरिकी अदालत ने खोल दी उसकी पोल पट्टी, बता दिया कि तू ही कितना बड़ा गुनहगार है। जी हां, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किस कदर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है, इसकी एक बानगी सामने आ गई है। पन्नू ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी को लेकर एक बड़ा झूठ बोला था, जिसकी पोल पट्टी खुद अमेरिका की अदालत ने ही खोल दी है। दरअसल अजीत डोभाल 12 और 13 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अमेरिकी विजिट पर गए थे। इस दौरान पन्नू ने दावा किया था कि उसने डोभाल को एक नोटिस भिजवा दिया है। हालांकि अमेरिका की अदालत ने अब खुद उसके दावे की पोल खोल दी है। अमेरिकी अदालत ने पन्नू के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला पन्नू के वकील के एक पत्र के जवाब में दिया है। पत्र में पन्नू के वकील ने यह भी बताया है कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने पन्नू के आदमी को गिरफ्तार करने की धमकी दी थी। ये आदमी नोटिस को उस बिल्डिंग ब्लेयर हाउस के सामने जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा था जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री रुके थे। आपको बता दें कि ब्लेयर हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। हालांकि जब अमेरिकी सीक्रेट एजेंट ने नोटिस जमीन पर रखने पर कड़ी आपत्ति जताई तो पन्नू का आदमी उस नोटिस को पास में बने स्टारबक्स में छोड़कर चला गया। एजेंट ने कहा था कि नोटिस जमीन में रखने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पन्नू के वकील ने दावा किया कि इस तरह उन्होंने अजीत डोभाल तक नोटिस पहुंचा दिया, लेकिन अमेरिकी अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना। अमेरिकी जज ने कहा कि नोटिस होटल मैनेजमेंट स्टाफ या डोभाल की सुरक्षा में लगे किसी भी अधिकारी या एजेंट को नहीं दी गई। इससे पता चलता है कि NSA को समन नहीं मिला। बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भी कहा था कि डोभाल तक समन पहुंचने के आरोप निराधार हैं। यानी कि पन्नू के इस दावे का अमेरिकी अदालत ने ही खारिज किया है, जो वाकई में दर्शाता है कि कितना बड़ा साजिश रच रहा था यह आतंकी पन्नू। इस पर आपकी अब जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। लेकिन अगर आप भी मानते कि सबसे पहले अगर अमेरिका से अच्छी बातचीत रही तो इस पन्नू को ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो अपनी राय बच दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें भारत के लिए नासूर है ईरान, बलूचिस्तान में कर रहा डबल गेम। कुलभूषण जाधव, RAW हामिद अंसारी से लेकर बहुतों को लेकर डबल गेम खेला है ईरान ने दोस्तों। हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूतियों को सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक समर्थन देने वाला ईरान मध्य पूर्व का ऐसा शातिर खिलाड़ी है जो भारत के लिए किसी भी नासूर से कम नहीं रहा। कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती दौर में पाकिस्तान के साथ ही ईरान में भी उनके प्रशिक्षण कैंप हुआ करते थे। यही कारण है कि ईरान और भारत के बीच हजारों साल पुराने संबंधों को दरकिनार करके भारत ने साल 1990 के दशक में ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल से गहरी दोस्ती गांठने से परहेज नहीं किया। भारत और इजराइल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध है। भारत इजराइल के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत इजरायली सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है और रशिया के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंध आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तक विस्तारित है। कहने को पाकिस्तान और ईरान की नीतियां अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन दोनों के रिश्ते इस्लामिक दोस्ती, सामरिक सहयोग और सांस्कृतिक समानताओं पर आधारित है। इसी कारण भारत को ईरान से धोखे पर धोखे मिले हैं और बलूचिस्तान में जारी संघर्ष के बीच RAW यानी रॉ एजेंसी की असल चुनौती ईरान ही है। दरअसल आपको जानकारी होगी दोस्तों, जिनको नहीं पता बता दे, बलूचिस्तान का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान और ईरान में बटा हुआ है। बलूचिस्तान ईरान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र है, जहां अलगाववादी आंदोलनों और सुरक्षा समस्याओं के कारण दोनों
देशों के बीच एक अनौपचारिक साझेदारी और सहयोग की आवश्यकता उत्पन्न होती है। दोस्तों बलूच लोग भारत का समर्थन तो चाहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में रॉ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम ईरान ने ही किया है। जिस बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से पाकिस्तान आज खौफ में है, उसका गठन सीरिया में 1964 में हुआ था और उन्होंने ईरान के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। बाद में इस संगठन ने पाकिस्तान की ओर रुख किया। भारत में फारसी भाषा और संस्कृति का बड़ा प्रभाव रहा। यही कारण है कि साल 1970 के दशक से RAW रॉ ने ईरान में मजबूत ठिकाना बना लिया था। आजाद मुल्क का बलूचिस्तान का आंदोलन इस दौरान बड़ी तेजी से प्रभाव बढ़ा रहा था। ये वही समय था दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चले थे। ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था तथा साल 1965 और 1971 दोनों लड़ाइयों में उसने पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत को धोखा दिया था। दोस्तों अगर ईरान की सीमा से लगे रशिया से भारत की सामरिक संधि से तेहरान डरा हुआ नहीं होता तो आज पाकिस्तान के साथ साथ ईरान की सेना भी भारत के खिलाफ युद्ध के मैदान में हो सकती थी। रशिया ही है जिसकी वजह से ईरान डरा हुआ था उस समय। रूस ने भारत का समर्थन किया, रूस ने भारत का साथ दिया, जिसकी वजह से आज ईरान ना चाहते हुए भी भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए बैठा है, लेकिन अंदर खाने भारत को काटने की कोशिश करता है। अब पाकिस्तान में आजाद बलूचिस्तान की मांग तीव्रता से उठती नजर आ रही है। इससे ईरान भी डरा हुआ है। आजादी के इस आंदोलन को भारत का समर्थन हासिल है। ऐसे में ईरान कभी नहीं चाहेगा कि RAW रॉ एजेंसी किसी भी प्रकार से बलूचिस्तान के इस आंदोलन को मजबूती दे सके। जाहिर है कि इस बात का अंदेशा है कि ईरान कुलभूषण यादव की तरह ही किसी भारतीय अधिकारी को फंसाकर पाकिस्तान को एक बार फिर सौंप सकता है, जिससे भारत पर दबाव बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ किसी भी प्रकार से आजाद बलूचिस्तान के आंदोलन को कमजोर किया जा सके। ये बड़ी चाल दोस्तों ईरान अंदर खाने चलेगा और वो कभी भी बलूचिस्तान में भारत का प्रभाव नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमने जितना पॉसिबल हो सका आपको सारी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करके ईरान कैसे भारत को ही काटने की कोशिश कर रहा है ये जानकारी दी है। पसंद आया हो तो कमेंट में बेस्ट एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश में भारत चलेगा बड़ा दाव। यूनुस से आगे है उसकी नजर। दिल्ली में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने मानी हिंदुस्तान की ताकत, ये कहते हुए शहबाज शरीफ की निकाल दी हवा। दोस्तों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने बीते सप्ताह चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग समेत कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में खुशी का माहौल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसे भारत के लिए परेशानी के तौर पर देख रहे हैं। जहां भारत के लिए परेशानी की बात होगी वहां पाकिस्तानियों का खुश होना स्वाभाविक है। यूनुस की चीन यात्रा के बाद भारत क्या करेगा, इसको लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने अपनी राय रखी है। ABN न्यूज के साथ कार्यक्रम में चर्चा करते हुए अब्दुल बासित ने कहा कि उन्हें जानकारी है कि मोहम्मद यूनुस ने पहले भारत जाने का विचार बनाया था, लेकिन नई दिल्ली से उन्हें कोई भाव नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बीजिंग जाने का फैसला किया। बासित ने चीन के दौरे को बांग्लादेश के लिहाज से बहुत अच्छा दौरा बताया, जहां मोहम्मद यूनुस को जोरदार स्वागत मिला। लेकिन बासित सवाल उठाते हैं कि क्या भारत यूं ही बैठा रहेगा या उसका अगला कदम क्या होगा। बासित ने कहा कि भारत ने अभी तक बांग्लादेश पर दबाव बनाए रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब मोहम्मद यूनुस से आगे की सोच रहा है। वो बांग्लादेश में चुनावों का इंतजार कर रहा है। बासित ने कनाडा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें आरोप लगाया है कि भारत चुनावों में हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा बांग्लादेश के चुनाव में भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अभी भी बांग्लादेश में काफी पैठ रखता है। इसके साथ ही बांग्लादेश में अवामी लीग के समर्थक अभी भी बड़ी संख्या में है। शेख हसीना नहीं है, फिर भी ये लोग उनके लिए सहानुभूति रखते हैं। बासित ने संभावना व्यक्त की है कि बांग्लादेश में जब भी चुनाव होंगे भारत बहुत प्रभावित करने की स्थिति में होगा और उसकी कोशिश होगी कि उन ताकतों को वापस सत्ता में लाया जाए या फिर मजबूत किया जाए जो प्रो इंडिया हो। यानी कि पाकिस्तान के इस पूर्व राजनयिक ने भारत की ताकत का ढोल पीट दिया है दोस्तों, और भारत की ताकत मानते हुए पाकिस्तान को भी रियलाइज करवा दिया है कि तुम भारत के सामने अब कुछ भी नहीं। और मोहम्मद यूनुस को एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे दिया है कि तुम जहां तक देख पा रहे हो वहां तक भारत पहले ही देख चुका है। तुम जो आज सोचोगे वो भारत 2 दिन पहले ही सोच चुका है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में अगर आप भी भारत की इस ताकत का लोहा मानते हैं तो मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इसी से जुड़ी खबर, जहां आपको याद होगा यूनुस के चिकन नेक वाले बयान ने पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद भारत के पूर्वोत्तर के नेता भड़क उठे हैं दोस्तों। कह दिया है कि हम लोग बांग्लादेश को तोड़कर समंदर तक अपना रास्ता भी बना सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको याद है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का हवाला देकर चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की अपील की थी, जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। भारतीय नेताओं ने यूनुस के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मोहम्मद यूनुस के इस बयान को उकसावे वाला और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा कि बांग्लादेश की तथा कथित अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस
यूनुस का पूर्वोत्तर भारत की 7 सिस्टर्स को लेकर दिया गया बयान आपत्तिजनक है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को मुख्यमंत्री भारत से जोड़ने के लिए मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना अनिवार्य है। भारत के कुछ आंतरिक तत्वों ने भी इस महत्वपूर्ण मार्ग को काटकर नॉर्थ ईस्ट को मैनलैंड इंडिया से अलग करने का खतरनाक सुझाव दिया था। उन्होंने अपील की है कि चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और आसपास मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि हालांकि इसमें इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौतियां हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और इनोवेशन से यह संभव है। यूनुस के इस तरह के उकसावे वाले बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो वहीं भारत का डिफेंस एक्सपर्ट ने 2 टूक कहते हुए कह दिया, याद रखना मोहम्मद यूनुस, भारत तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस के उस बयान पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि हमने बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश बनाते समय हमने मानचित्र संबंधित कोई लाभ नहीं उठाया। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान हाल ही में चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं और भारत का गला घोंटने और उसका लाभ उठाने की बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश कह रहा है कि चीन को मदद करनी चाहिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भर 7 लैंडलॉक्ड भारतीय राज्यों में प्रवेश करना चाहिए। उन्हें यह एहसास नहीं है कि हम बांग्लादेश के दूसरी तरफ भी ऐसा ही कर सकते हैं। जी हाँ, हम समुद्र पार करके उनका गला घोंट सकते हैं। यूनुस सोच रहे हैं कि वे चीन को 7 राज्यों के लिए समस्याएं पैदा करने में शामिल करेंगे, जो वे पहले से ही कर रहे हैं। सिर्फ चाइना ही नहीं, पूर्वोत्तर में कई अन्य एजेंसियां भी काम कर रही हैं। भारत सरकार मीडिया के पास जाकर इस बारे में शोर नहीं मचाएगी। सरकार पहले ही कार्रवाई में जुट गई है। यूनुस को पता भी नहीं चलेगा और पता भी नहीं है कि भारत क्या करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग भारत को क्या सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों? भारत की मोदी सरकार को मोहम्मद यूनुस के उस बयान के बाद क्या एक्शन लेना चाहिए अपने भारत को? मोहम्मद यूनुस बता रहा है कि भारत का उस समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, एकमात्र बांग्लादेश ही उस समुद्र का गार्जियन है। पूरा वो समुद्र बांग्लादेश के अंतर्गत आता है। ऐसे में जिस देश ने बांग्लादेश को बनाया है उसको ही चुनौती और उसको ही आंख दिखा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। इन्हें शायद पता नहीं कि अगर भारत ने इन पर बैन लगाया, ट्रेड बंद कर दिया तो बांग्लादेश भूखों मर जाएगा, लेकिन पानी तक नहीं मांग सकेगा। जिस समुद्र की वो बात कर रहा है उस समुद्र का एक घूंट पानी नहीं पी पाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लेकिन लाइक करते रहिएगा और अंत में शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या 2028 का अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव होगा ट्रंप बनाम ओबामा? क्यों अचानक छिड़ गई ऐसी बहस? बता दें, अमेरिका में इन दिनों 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक चाहते हैं कि वो 2028 के चुनाव में भी हिस्सा लें और तीसरी बार देश के राष्ट्रपति बने। खुद ट्रंप भी इस पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओबामा का नाम भी सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए विचार कर रहे हैं और इसके लिए संविधान को बदलने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के तरीके मौजूद हैं और वो इसको लेकर गंभीर है। ट्रंप का कहना है कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप ऐसा कर सकते हैं। इनमें संविधान में संशोधन भी एक तरीका है। आपको बता दें कि अगर ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन अमेंडमेंट करना ही होगा। ऐसा करने के लिए अमेरिकी संसद और राज्यों से समर्थन की आवश्यकता होगी। ट्रंप को इसके लिए अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा में 2/3 बहुमत से बिल पास कराना होगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 2029 में पूरा होगा। अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान है। वो नवंबर 2024 में दूसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए थे। इसको लेकर जनवरी में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एडी ओगल्स ने एक बिल भी संसद में पेश किया था। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में इस बिल को पेश किया गया था। इस बिल में कहा गया था कि अगर कोई शख्स लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप 2020 का चुनाव बाइडेन से हार गए थे। ऐसे में वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य हैं। दोस्तों राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थक संविधान की धारा 22 में संशोधन कर ये क्लॉज शामिल करना चाहते हैं जिससे 2 बार राष्ट्रपति बन चुका शख्स तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे में ओबामा समर्थकों ने 2028 राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के नाम पर जोर दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप विरोधियों को लगता है कि इस समय ओबामा ही ऐसे नेता हैं जो ट्रंप को चुनाव में कड़ी से कड़ी टक्कर देकर उन्हें हरा सकते हैं। लेकिन मिस्टर ट्रंप समर्थकों ने इसकी कार्ड भी निकाल ली है। उनका कहना है कि लगातार 2 चुनाव जीत चुका शख्स तीसरी बार इस पद के लिए योग्य नहीं है, जबकि ट्रंप 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुनाव नहीं बने हैं। वो 2021 का चुनाव बाइडेन से हार गए थे, जिस वजह से वो तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी के संविधान में ये बदलाव कर पाएंगे? क्या 2/3 समर्थन हासिल कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। चाहे आप भारत से खबर को देख रहे हो या फिर अमेरिका या किसी भी अन्य देश से, जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ बता
बता दें, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपने देश के मुसलमानों को फटकारा, कहा गजवाए हिंद बोलने वाले बड़े ही मूर्ख लोग हैं। जी हाँ, ये बड़ी अजीब बात है कि हमने इंडिया फतेह किया, तूने इंडिया फतेह किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने स्पेन फतेह किया। बड़ी बात है स्पेन मामा, लगते हैं अरे अपनी शक्लें देखें, हमने स्पेन फतेह किया, आपकी दादी अरब के यहाँ चली गई हो तो कुछ और बात है। जो लोग गजवाए हिंद अलाप रहे हैं वो मूर्ख हैं, उनकी रोजी रोटी इसी पर निर्भर है, जो आप जानती हैं। ये बातें हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट सलमान रशीद की दोस्तों, जो एक यूट्यूब पर प्रोग्राम में बोल रहे हैं और अपने पाकिस्तानी मुसलमानों के विचारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो गजवाए हिंद बोलते हैं। पाकिस्तानी एक्सपर्ट सलमान रशीद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और भारत में इस वीडियो ने धूम मचा दी है। इस वीडियो में जो दो लोग हैं उसमें एक महिला आरजू काजमी है जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में रहती है। काजमी पत्रकार है, इनका परिवार प्रगतिशील और पत्रकारिता से जुड़ा है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च स्कूल कराची से पूरी की और प्रतिष्ठित पंजाब विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में BA और MA किया है। उनके पिता एक प्रवासी हैं। आरजू काजमी ने अपने यूट्यूब पर एक प्रोग्राम रखा जिसमें मुगल के इतिहास, मौजूदा दौर में पाकिस्तान, पाकिस्तानी मुसलमानों के हालात पर बात की। इस दौरान उन्होंने सलमान रशीद को इस प्रोग्राम में इन्वाइट किया। रशीद जो लेखक हैं और पाकिस्तान के इतिहास पर अच्छी पकड़ रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तानी मुसलमानों की धज्जियां उखेड़ दी। सबसे पहले आपको बता दे कि गजवाए हिंद क्या है दोस्तों। गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। आशा करता हूं दोस्तों गजवाए हिंद का मतलब आप समझ चुके होंगे जिसको नहीं पता। लेकिन ऐसे में इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने गजवाए हिंद बोलने वालों को मूर्ख बताते हुए अपनी बातों से उन पर रहपट लगाया है। उनको बड़ा ही मूर्ख बता दिया और कह दिया है कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी रोजी रोटी ही इसी बात को कहने से चलती है। दोस्तों गजवाए हिंद की बात करने पर सबसे पहले हमें वो लाल टोपी जैद हामिद याद आता है जो हमेशा गजवाए हिंद का नारा लगाता है, जबकि वो अपनी ही हर बार बेइज्जती करवा बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी गजवाए हिंद का रट नहीं छोड़ता है। बहरहाल दोस्तों इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम चल रहे थे चिली के राष्ट्रपति, अचानक भारतीय झंडे को देखकर रुक गए और पूछने लगे। क्या पूछने लगे बता दें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फ्रंट से मंगलवार को मुलाकात की है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक PM मोदी के निमंत्रण पर 1 से 5 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। बोरिक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया हुआ है जिसमें मंत्री, संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार संघ, मीडिया और भारत चिली सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े प्रमुख चिलीवासी शामिल है। PM मोदी जी से मुलाकात में दोनों नेताओं ने आर्थिक, कमर्शियल और सामाजिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा की। मुलाकात के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे चिली के राष्ट्रपति अचानक रुक जाते हैं और तुरंत तिरंगे झंडे की तरफ देखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद गैब्रियल बोरिक तिरंगे में बने चक्र पर हाथ रखकर उसके बारे में पूछते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी तिरंगे में बने चक्र के बारे में उन्हें मायने से समझाते हैं। और बहुत जिस प्रकार से वीडियो दिख रहा है दोस्तों उससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि PM नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से भारतीय तिरंगे में बने उस चक्र के बारे में समझा रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हम अगर आपसे ये सवाल पूछें कि भारत के इस तिरंगे झंडे में चक्र के अंदर कितनी तिल्लियां होती हैं और इन तिल्लियों का क्या मतलब होता है, तो आप लोग डिटेल में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं बिल्कुल सही तरीके से कौन इस सवाल को एक्सप्लेन कर पाता है। तो दोस्तों जवाब देना मत भूलिएगा, एक एक कमेंट को हम आपके पढ़ेंगे। इसी बीच ये थे भी सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।